आप सभी का हमारे चैनल मधुर आवाज़ में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। सारा दिन भुट्टे बेचकर कितना कमा लेती हो? एक बड़ी गाड़ी में बैठी अमीर महिला ने पूछा। मैंने नज़र झुकाकर जवाब दिया, 600-700। इतना सुनते हुए उसने फेंकते हुए कहा, दिन रात नोटों में खोलोगे, लेकिन एक काम करना होगा। बोलो, मंसूर है। मैं हैरान परेशान देखने लगा। उसी वक्त उसकी गाड़ी से 5 साल की बच्ची उतरी। पापा पापा कहकर मुझसे लिपट गई। मेरा नाम बलराम है। मैं उन पहाड़ियों से आता हूँ जहाँ ना बिजली है ना रोशनी। गरीबी इतनी गहरी है कि बच्चे बचपन में बूढ़े हो जाते हैं। वहाँ माँओं के पास अपने बच्चों के लिए दुआओं के सिवा कुछ नहीं। बाप सारी मेहनत करने के बाद भी थके हारे लौटते हैं। मेरे माँ बाप ने कभी सपने नहीं देखे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि सपने देखने वाले लोग भूखे रहते हैं। उनके लिए सपने बस वही थे जो भूख से भरी नींद में दिखाई देते हैं। मैं उन्हीं के बीच बड़ा हुआ हूँ और सोचा कि कुछ कर दिखाऊं, कुछ ऐसे जिससे माँ बाप का चेहरा रोशन हो जाए, बहनों के हाथ पीले कर सकें। और फिर वो दिन आया जब मैंने पहाड़ छोड़ दिया और शहर आया। मेरे पास ना कोई डिग्री, ना किसी की सिफारिश, सिर्फ उम्मीद थी ताकि घर वालों की ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो जाए। शहर में सबसे पहला जो काम मुझे मिला वो था भुट्टे बेचना। शुरू में मेरा मन नहीं माना, लेकिन माँ के चेहरे की झुर्रियाँ, पिता की खामोश नज़रें, तब सब कुछ याद आ गया। बलराम, अब पीछे मत हटना, मेहनत का रंग देना होगा। फिर क्या था, मैंने एक ठेला खरीदा, उस पर ईंधन और कुछ भुट्टे रखे। शुरुआत में लोग हैरानी से देखते, तुम तो भुट्टे बेचने वाले नहीं लगते, किसी पढ़े लिखे इंसान जैसे दिखते हो। मजबूरी इंसान से सब कुछ करवाती है। कोई भी खुशी खुशी भुट्टे नहीं बेचता, कुछ न कुछ कहानी होती है। दिन भर धूप में खड़े होकर जब चूल्हे की आग से चेहरा जल जाता, कपड़े भीग जाते, तो मन करता घर छोड़कर वापस पहाड़ों में जाऊं। लेकिन फिर माँ बाप याद आते। कभी उनके हाथ में कोई फटा पुराना नोट होता जिसे बाकी दुकानों ने लेने से मना किया, तो वे हंसते हुए मेरे पास आकर कहते, चाचा भुट्टे दे दो। और मैं चुपचाप उन्हें थमा देता, उनसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि मुझे बच्चों से प्यार था। शायद इसलिए कि मेरे अपने भाई बहन भी छोटे थे और मैं बच्चे को देता जो सड़क किनारे होता या कूड़े में कुछ ढूंढ रहा होता। शहर का नियम सख्त था, हर चीज़ का किराया देना पड़ता, हर रोज़ कुछ न कुछ खर्चा निकलता, ईंधन के पैसे अलग, भुट्टे खरीदने के अलग। कभी कभी नुकसान होता, लेकिन फिर भी माँ को हर महीने थोड़े बहुत पैसे भेजता और खुद किसी दान खाने से खाना खाता। लेकिन मुझे शिकायत नहीं थी, क्योंकि मेरे भीतर उम्मीद जिंदा थी और मैं सोचता था कि एक दिन सब बदल जाएगा। बस ये नहीं पता था कि वो दिन कब आएगा। शायद यही सवाल मेरे साथ जीता। मैं अक्सर ख्वाब देखता कि एक दिन मेरा भी घर होगा, एक दिन मेरी भी इज्जत होगी, एक दिन मैं अपनी माँ को अस्पताल ले जाकर उसका इलाज कराऊंगा, बहनों के लिए कपड़े लाऊंगा, भाइयों को स्कूल बैग खरीदूंगा। लेकिन फ़िलहाल उन सपनों को पूरा करने के लिए एक छोटा सा ठेला था और एक थका हारा बलराम जो दिन भर लोगों की बातें सुनता फिर भी मुस्कुराता। कुछ दिनों से अजीब बात होने लगी। जहाँ मैं ठेला लगाता वहीं सड़क पार एक बड़ी गाड़ी आकर खड़ी होती। उसके शीशे काले थे, कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन मेरा दिल कहता कि उस गाड़ी के अंदर से कोई मुझे घूर रहा है। मैं जैसे ही ठेला लगाता वो गाड़ी आती। शुरू में तो मुझे ये महज इत्तेफाक लगा, लेकिन जब ये रोज़ होने लगा तो मन बेचैन रहने लगा। बार बार मेरी नज़र उस गाड़ी की तरफ उठ जाती और दिल में अजीब सा डर बैठ जाता, जैसे कोई करीब से देख रहा हो।
मैंने कई बार सोचा कहीं कोई दुश्मन नहीं, कोई पुलिस वाला तो नहीं, लेकिन इस शहर में मेरा कोई नहीं जो मुझे पहचानता हो। फिर सोचा शायद मुझे कुछ कहना चाहता है या फिर मैं किसी के लिए ख़ास हूँ और मुझे खुद इसका पता नहीं। लेकिन हर बार गाड़ी आती, खड़ी होती और रात ढलने के बाद चुपचाप बिना कोई इशारा दिए, बिना कोई दरवाज़ा खुले वहाँ से चली जाती। पीछे सन्नाटा दिल रहता। सूरज ने अभी पूरी रोशनी नहीं फैलाई और पार्क के बाहर मेरे ठेले के पास बच्चों की हंसी की आवाज़ें थीं। तभी मेरी नज़र एक छोटी लड़की पर पड़ी जिसकी उम्र 5 या 6 साल से ज़्यादा नहीं। वो गुलाबी फ्रॉक पहनी थी। उसके बालों में नीले रंग की रिबन थी जो हवा में लहरा रही थी। मुझे लगा वो किसी के साथ पार्क में खेलने आई होगी, क्योंकि शाम के वक्त माएँ अक्सर बच्चों को लाती हैं। लेकिन वो लड़की पार्क के अंदर जाने के बजाय सड़क के किनारे पत्थरों से खेलती, जैसे उसे अंदाज़ा नहीं कि बाहर कितना खतरा है। मैं अपने भुट्टे भूनने में लगा था, लेकिन फिर भी नज़रें बार बार उसी की तरफ थीं। एक पल के लिए नज़रें हटाई, ऊपर देखा तो देखा एक गाड़ी बहुत तेज़ी से उसी दिशा में आ रही थी और वो बच्ची सड़क पर झुकी थी, शायद कुछ उठाने के लिए। मेरा दिल जैसे सीने से बाहर निकला। मैं सब कुछ छोड़कर हवा की तरह दौड़ा, उस बच्ची को अपनी बाहों में लेकर सड़क से दूर किया। गाड़ी इतनी तेज़ थी कि अभी कुछ भी अनहोनी हो जाती। गाड़ी कुछ दूर जाकर रुकी, फिर दरवाज़ा खुला और ड्राइवर गुस्से में चिल्लाने लगा, देखकर नहीं चल सकती हो? अगर कुछ गलती हो जाती तो मेरी होती। मैं पहले तो चुप रहा, लेकिन जब उसने दोबारा बदतमीज़ी की कि मेरे अंदर का सारा गुस्सा फूट पड़ा। गलती तुम्हारी है, तुम्हें नज़र नहीं आता कि बच्चों का पार्क है और बच्ची सड़क पर है। इतनी तेज़ गाड़ी क्यों चला रहे हो, जैसे कोई रेस जीतनी हो। बहस शुरू हो गई। वो बदतमीज़ी पर उतरा, ज़्यादा बकवास मत करो वरना अभी सीधा कर दूंगा। मेरी सहन शक्ति ख़त्म हुई। देखो इन हाथों को जिनसे मैं हर रोज़ भुट्टे भूनता हूँ, अगर ये किसी के मुंह पर पड़ जाएं तो दिन में तारे नज़र आ जाएं। मेरे चेहरे पर गरीबी की झुर्रियाँ थीं, लेकिन आंखों में आग थी जिसे किसी के घमंड को राख कर दे। तुम जैसे मम्मी पापा के लड़के सिर्फ गाड़ियों में बैठकर ऐश करते हो। तुम्हें क्या पता ज़मीन पर ज़िंदगी जी कैसी जाती है। वो लड़का पीछे हटने लगा। अच्छा ठीक है, अपनी औलाद को संभालो। पर उसे क्या पता था कि वो मेरी औलाद नहीं। लेकिन जब मैंने उस बच्ची को बाहों में उठाया तो ऐसा लगा वो मेरी बेटी है। हमारे इलाकों में शादियाँ चलती होती है। अगर मेरी शादी हो गई होती तो शायद मेरी बेटी भी इतनी बड़ी होती। मेरा दिल जैसे किसी बंद किले की यादों में भीड़ उमड़ आई हो। मैंने उस बच्ची को प्यार से समझाया, सड़क पर ठीक से नहीं होता। पार्क के अंदर खेलो, झूलों पर जाओ, वहाँ सुरक्षित है। तुम किसके साथ आई हो? वो कुछ नहीं बोली। अचानक मुड़ी और पार्क की ओर भागी। मैंने उसे जाते देखा। उसके नन्हे नन्हे कदम वो जैसे किसी तितली फूलों के बीच उड़ रही हो। मेरा दिल थोड़ा हल्का हुआ। मैंने सोचा ये शहर भी कितना अजीब है, जहाँ बच्चे सड़कों पर खेलते हैं, गाड़ियाँ इंसानों को रौंदने को तैयार। खैर मैंने अपने दिल को संभाला और दोबारा अपने काम में लग गया। मैंने भुट्टे पलटने शुरू किए, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी ज़िंदगी में रुकने का मतलब है हार जाना, और अब मैं हारने नहीं जीतने आया था। लेकिन तभी वो काली गाड़ी जो रोज़ मेरी रेहड़ी के सामने आकर रुकती, जिसके अंदर झांकने की हिम्मत नहीं हुई, उस दिन बिल्कुल मेरे पास आकर रुकी और इसका शीशा नीचे हुआ। मैंने देखा एक औरत बैठी थी जो किसी अफसर की बीवी या किसी मशहूर शख्सियत की थी। उम्र कोई 40 के आसपास होगी। चेहरे पर मेकअप, माथे की हल्की चूड़ियों के बाद भी आकर्षण था। उसने काले शीशे नीचे किया, नफासत से देखा। 10 भुट्टे पैक कर दो।
और गर्मा गर्म चाहिए। मैंने ज़ाहिर नहीं दिया हूँ कि मैं जानता हूँ कि ये वही गाड़ी है जो रोज़ मुझे देखने आती है, और ना ही ये जताया कि मैं उलझन में हूँ, लेकिन अंदर से सोच में ज़रूर था कि ये औरत यहाँ क्यों आई। खैर, मैंने भुट्टे भूने इधर उधर की बातें करा। तभी उसने अचानक पूछा, पूरा दिन कितना कमा लेते हो? करीब 600, कभी 700। महीने में 20-22 हज़ार हो जाते हैं। फिर इतने में तुम्हारा गुजारा होता है? गुजारा क्या होता है, जितना बचता है गांव भेजता हूँ, यहाँ जैसे तैसे काम चलाता हूँ। फिर उसने पूछा, शादी हुई है? नहीं, अभी नहीं। उसने मेरा नाम पूछा, मैंने नाम बताया, साथ ही सामान पैक किया। जब भुट्टे शॉपिंग बैग में डालकर उसकी ओर बढ़ाए तो उसने पैसे देने के बजाय बैग से नोटों की गड्डियाँ मेरी तरफ फेंकी, जो मैंने हैरानी में हवा में पकड़ी। मैं सच में चौंक गया था। मैं कुछ कहने वाला था कि उसने खुद कहा, ये भुट्टों के पैसे नहीं, मैं तुम्हें एक ऑफ़र देना चाहता हूँ। अगर तुमने मेरी बात मानी तो दिन रात पैसों में खेलोगे। ये सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। कोई यूं ही इतनी बड़ी ऑफ़र क्यों देगा? क्या करना होगा? काम बाद में बताया जाएगा, अभी बस इतना सोचो, क्या तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो या नहीं? क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। मैंने एक पल सोचा, फिर उस पैसों की गड्डी की तरफ देखा। ऐसी कमाई तो मैंने आधी ज़िंदगी में नहीं देखी, और अगर ये बस पेशी है तो असल में क्या होगा? मेरा दिमाग चकरा गया। मैंने सोचा, शायद यही वो मौका है जिसका तुझे इंतज़ार था, जिसे खोलने के लिए तुझे पुराने रास्ते छोड़ने होंगे। और मैंने हाँ की। उसने मुस्कुराते हुए कहा, वीगो गाड़ी है, पीछे वाली सीट खाली है, बैठ जाओ। मैं तुम्हें उस जगह ले जा रही हूँ जहाँ किस्मत बदल जाएगी। मैंने ठेले पर नज़र डाली और दिल में माँ, बहन, भाइयों का ख्याल लेकर गाड़ी में बैठा। जैसे ही गाड़ी चली मैं सपनों में खो गया। सोचता रहा, शायद वक्त आ गया है माँ के चेहरे की झुर्रियाँ मिटाने का। भाई स्कूल जाएंगे जब मुझे निजी नज़र नहीं दिखेगा। मैं सड़क के किनारे ठेला नहीं लगाऊंगा, बल्कि घर से ज़िंदगी जीऊँगा। गाड़ी शहर के पॉश इलाके में रुकी। उसके गेट पर खड़े नौकर दौड़कर दरवाज़ा खोलने लगे। मैं जब गाड़ी से उतरा तो हैरान। वो बंगला किसी सपने जैसा था। ऊंची दीवारें, बड़ी खिड़कियाँ और फर्श अंदर तक आती हुई गुलाबी जैसी हरदारी, जैसे किसी फिल्मी सीन हो। मेरे दिल में अनजाना डर था, लेकिन उम्मीदों ने उस डर को ढक रखा था। मैं सोच रहा था कि अब जो भी होगा वो पहले जैसा नहीं। शायद मेरी नई ज़िंदगी की शुरुआत होने वाली है। हम लोग बंगले के लॉन में थे कि छोटी बच्ची भागते हुए आई। मैंने सोचा वो औरत उसकी माँ है और बच्ची उसके गले लगेगी। वो बच्ची सीधा मेरे पास आकर रुकी, मुझे गले लगाया, जैसे बरसों बाद किसी अपने से मिली हो। मैंने उसको देखा, क्योंकि वो वही लड़की थी जिसे कुछ दिन पहले मैंने सड़क पर एक तेज़ रफ्तार गाड़ी के नीचे आने से बचाया। उस दिन की सारी घटनाएं मेरे जहन में किसी तेज़ फिल्म की तरह चलने लगी। ये सब क्या हो रहा है? वो बच्ची मुझे ज़ोर से गले लगाकर कहने लगी, मेरे हीरो पापा आ गए। यही वो पापा हैं जिन्होंने मुझे उस दिन बचाया। उसके शब्द सुनकर मैं स्तब्ध रह गया, क्योंकि मेरे लिए ये अजीब था। वो मुझे पापा कह रही थी, जबकि ना मैं उसका पिता था, ना उस औरत को जानता, ना ही मुझे कुछ याद कि मैंने कभी उन्हें देखा हो। लेकिन पता नहीं क्यों मैंने उस बच्ची को खुद से अलग नहीं किया, ना उसका ये कहा कि मैं पिता नहीं। मैंने बड़े प्यार से अंदर ले गया। उसके हाथ में ड्रिप लगी थी, उसकी कलाई पर सफ़ेद पट्टी और उसमें नली गुजर रही थी। मैं बहुत सावधानी से उसका हाथ थामा। वो मुझे अंदर ले जा रही थी। मैं उसके साथ उस विशाल शानदार बंगले में दाखिल हुआ, जहाँ हर चीज़ महल जैसी थी। हर तरफ सफाई, चमक दमक और साज सज्जा थी। हर सपना उस घर में आकर ले चुका हो।
वो बच्ची सोफे पर ले गई। खुद मेरे पास बैठी वो औरत अंदर आई और नौकरानी को आवाज़ दी, खाने पीने का इंतज़ाम करो, खाने का वक्त हो गया है, अब मेहमान को कुछ खिलाओ। मैंने झट से कहा, मुझे कुछ नहीं खाना, मैं बस समझने आया हूँ कि ये हो क्या रहा है। वो मुस्कुरा कर बोली, अब तो तुम्हें यहीं रहना है तो शर्माने की ज़रूरत नहीं और खाना खाना पड़ेगा। जैसे टेबल सजी तो उसमें वो सब था जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। तरह तरह के व्यंजनों की खुशबू से कमरा महक उठा। बच्चों के लिए अलग बर्तन थे, सिर्फ मेरे लिए चाय बनाई और वो बच्ची मेरे गोद में सिर रखकर लेट गई हो जैसे बरसों मेरा इंतज़ार कर रही हो। अब मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा, लेकिन जो सुकून उस पल में था वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वो औरत मेरे करीब आई। अब मैं तुम्हें असली बात बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनो और गलत मत समझना, क्योंकि जो कुछ मैं कहने वाली हूँ वो साधारण बात नहीं। ये न सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी बदलती है बल्कि शायद मेरी भी। मैं खामोश हुआ क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब वो राज खुलने वाला है जो मुझे इस घर तक लेकर आया था, और अब उस कहानी की शुरुआत होने वाली थी जिसका आगाज़ एक छल्ला हुआ था। उसके लहजे में एक अजीब सी टूटन थी, जैसे हर शब्द के साथ कोई ज़ख्म फिर से खुल रहा हो। उसने कहा कि उसका पति अच्छा इंसान था, अपनी बेटी स्वरा उन्हें बहुत पसंद थी। वही स्वरा जो मेरी गोद में सर रखकर मेरी उंगलियों को थामे थी। अपर्णा कहने लगी, बेटियों का झुकाव वैसे भी पिता की तरफ ज़्यादा होता है और स्वरा तो अपने पिता से बहुत ज़्यादा जुड़ी थी। लेकिन उनके साथ एक अन्याय हुआ। एक दिन अचानक हादसे में पिता इस दुनिया को छोड़ कर गए। वो बोलते बोलते रुक गई। फिर उसने कहा कि उस हादसे को 6 महीने हुए, लेकिन स्वरा आज तक उस हादसे से उपरी नहीं। उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि डॉक्टरों ने कहा है कि शरीर में खून नहीं बन रहा। ये कहते हुए वो चुप हो गई हो जैसे खुद इस बात पर विश्वास नहीं। फिर उसने कहा कि वो दूसरी शादी कर ले ताकि स्वरा को फिर से एक पिता का साया मिल सके और वो अपनी तन्हाई से बाहर आ सके। 1 महीने पहले उसके रिश्तेदारों ने एक आदमी का रिश्ता सुझाया। बात भी हुई, लेकिन अपर्णा ने महसूस किया कि वो आदमी शुरू से ही स्वरा को नापसंद करता है। उसका ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि इस घर में पैसे की कमी नहीं। वो हनीमून पर कहाँ कहाँ जाएगा, दुनिया की सैर करेगा। लेकिन जिस वजह से अपर्णा शादी करना चाहती थी, यानी स्वरा को बाप मिले, वो मकसद उस आदमी के लिए मायने नहीं रखता, बल्कि उसने तो कहा कि बच्ची को कहीं और रखना पड़ेगा क्योंकि वो उसके सपनों में बाधा बन जाएगी। अपर्णा ने कहा कि वो बेटी को किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकती, इसलिए उसने रिश्ता ठुकराया। फिर हर शाम जब स्वरा अपनी आया के साथ पार्क में खेलती तो गाड़ी में बैठकर उसे देखा करती। उन्हीं दिनों उसने मुझे देखा कि मैं बच्चों से कितना प्यार करता हूँ। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि उनके पैसे हैं या नहीं, मैं उन्हें भुट्टा देता। और जिस दिन मैंने स्वरा को बचाया, उस बदतमीज आदमी से उसके लिए भिड़ा। फिर उसने प्यार से वापस पार्क में भेजा तो उसी दिन उसने फैसला किया कि मैं अच्छा इंसान हूँ। और फिर स्वरा ने उसी दिन कहा, आप हीरो अंकल को मेरे पापा क्यों नहीं बनाती? वो तो बिल्कुल हीरो की तरह है, जिन्होंने मेरी जान बचाई। वो मुझे बार बार हीरो पापा कहने लगी और अपर्णा को मजबूर किया कि वो मुझसे आकर बात करे। और आज जब मैं उसकी गाड़ी में बैठा यहाँ आया तो उसने सारी बात साफ साफ कही। उसने कहा, मैं तुमसे ये नहीं कहती कि मुझसे शादी करो, लेकिन अगर तुम इस घर में आकर स्वरा के लिए पिता की कमी पूरी कर सको तो बदले में तुम जो चाहोगे मैं दूंगी। तुम्हारी ज़िंदगी संवार दूंगी। हमारी उम्र में तकरीबन 15 साल का फ़र्क है। ये जानती हूँ कि सिर्फ बेटी की ज़िद के पीछे तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती।
लेकिन मेरी बेटी ने तुम्हें चुना है। ये सब सुनकर पहले मैंने दिल से कहा कि मुझे बहुत दुख है कि उनके पति अब इस दुनिया में नहीं, और मैंने अपनी पूरी संवेदना प्रकट की। फिर मैंने कहा कि आपकी बेटी वाकई बहुत प्यारी है। अगर उसकी ज़िंदगी मुझे अपना पिता मान चुकी है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं इस घर में उसके लिए रहने को तैयार हूँ, लेकिन मैं हिंदू हूँ और हमारे अंदर आत्मसम्मान है। मैं इस घर में बिना किसी रिश्ते के नहीं रहना। अगर मुझे यहाँ रहना है तो आपको मेरी पत्नी बनना होगा और मैं विधिक शादी करूँगा। उसके बाद हमारे बीच कोई संबंध रहे या नहीं अलग बात है, बल्कि मान सम्मान का होना चाहिए। ये सुनकर अपर्णा की आंखों में चमक आई। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो और मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम मेरी बेटी का ख्याल रखोगे, और अगर तुम्हें यही मंजूर है। और यूँ उस नाम की कहानी की शुरुआत हुई। एक ऐसी कहानी जिसमें न केवल स्वरा का हीरो पापा बनने जा रहा था, बल्कि एक ऐसी औरत का जीवन साथी जिसने सच्चाई में फैसला लेने पर मंजूर किया। ना मैं उसकी दौलत में रुचि ली, ना उसके फैसलों में राय दी। मैं बस अपने वादे पर कायम रहा। मैंने स्वरा को अपना माना, उसकी हर ज़रूरत में उसके साथ रहा। इस घर में एक ऐसा साया बनकर रहने लगा जो उस बच्ची के सिर पर छत बन जाए। मैं उसके नखरे सहता, उसकी बीमारी होती तो डॉक्टर के पास जाना होता तो उसके साथ जाता। वो बच्ची मुझसे इतनी घुल मिल गई थी कि अपने स्कूल का काम भी मेरे साथ बैठकर करती। एक दिन वो अपने दोस्तों से मिलाने गई। देखो, ये मेरे पापा हैं, मेरे हीरो पापा। उसकी एक सहेली ने मासूमियत से कहा, तुम्हारे पापा तो अच्छे लगते हैं, सच में हीरो हैं। उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं शायद उसके लिए हीरो बन गया। जब खाने का वक्त आता तो वो मेरे साथ बैठती और मेरे पास बैठकर खाना खाती। अपर्णा बहुत खुश रहने लगी थी। वो अक्सर मुस्कुरा कर कहती, तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो और शायद भगवान ने स्वरा के लिए ही भेजा है। एक दिन मैंने कहा कि मुझे गांव जाना है तो स्वरा ने शोर मचाया, आप मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे, तो चलो तुम्हें भी साथ ले चलते हैं। डॉक्टर ने भी कहा कि अब वो बेहतर है और यात्रा कर सकती है। हम तीनों ने मिलकर गांव जाने का फैसला किया। जब हम गांव पहुंचे तो लोग हैरान थे। सबको मेरी हालत पहले से पता था। मेरे कपड़े साफ सुथरे, चेहरे पर मुस्कान, जेब में पैसे और अंदाज में आत्मविश्वास। सबने पूछा, ये महिला कौन है, ये बेटी कौन? ये मेरी पत्नी और बेटी। मेरे घर वाले सब हैरान, ये सब कैसे हो गया? माँ, मैंने 7-8 साल पहले शादी की और ये मेरी पत्नी है। माँ बहुत खुश हो गई। अपर्णा मुझसे अलग होकर बोली, तुमने झूठ क्यों बोला? मैंने कहा, इसलिए ताकि तुम्हारे और मेरे परिवार की इज्जत बने, क्योंकि गांव के लोग सवाल करते और मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारे बारे में गलत बोले। अपर्णा ने मेरी बात का बुरा नहीं माना, बल्कि मेरी समझदारी पर खुश हुई। उसे मेरी सादगी, मेरी खामोशी, मेरी स्वरा से भरा हुआ प्यार अच्छा लगने लगा और यूं हमारा रिश्ता सिर्फ एक समझौते पर खड़ा था, अब धीरे धीरे मोहब्बत में हुआ। लेकिन हमारा रिश्ता दो अच्छे दोस्तों जैसा था। हम एक दूसरे से बात करते, एक दूसरे की हंसी में शामिल होते। फिर एक दिन अचानक खामोश वो टूट गई और हमने अपनी वैवाहिक जिंदगी का बाकायदा आरंभ किया। आज हम दोनों साथ हैं। स्वरा बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लगी। मुझे एक छोटा भाई चाहिए और हम दोनों शर्मा जाते, लेकिन भगवान ने चाहा तो वो दिन भी आएगा। डॉक्टरों का कहना था कि अगर स्वरा को छोटा भाई मिल जाए तो उसकी बीमारी में सुधार हो जाए, शायद वो ठीक हो जाए, क्योंकि उसका सबसे बड़ा समस्या था कि उसके शरीर में खून नहीं, इसलिए हर 2 हफ्ते में उसे कृत्रिम खून चढ़ाना पड़ता।
वो दिन ब दिन ठीक हो रही थी और अगर भगवान ने चाहा तो वो न केवल पूरी तरह स्वस्थ होगी बल्कि हमारे इस फैसले से उसका बचपन भी लौट आएगा और हमारा घर पूर्ण परिवार बन जाएगा। बस यही मेरी ज़िंदगी, जिसमें एक बच्ची, एक औरत, प्यारी सी बच्ची ने सब बदला। मेरी ज़िंदगी जो कभी सिर्फ एक ठेले तक सीमित थी, जो कभी सड़क किनारे कुछ सिक्कों का इंतज़ार करती, आज वो संपूर्ण और भरपूर ज़िंदगी बन चुकी थी। जब मैंने पीछे देखा, जब मैं बच्चों के पार्क के बाहर भुट्टे बेचता था, जब पैसे ना होने के कारण दान में मिलने वाला खाना खाता, जब मेरे सपने सिर्फ माँ, बहन, भाइयों के चेहरे पर मुस्कुराने के थे, लेकिन आज भगवान ने इतना कुछ दिया कि मैं उन सब की ज़िंदगी में आसानी ला चुका हूँ। मैंने अभी अपने माँ बाप को शहर लाने की ज़िद नहीं की क्योंकि वो खुद गांव की मिट्टी में है। मैंने उनकी मर्ज़ी का सम्मान किया, लेकिन उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में कसर नहीं छोड़ी। बहन भाइयों को अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया, उनकी पढ़ाई का ख्याल रखा। हर महीने बड़ी रकम भेजता हूँ। मेरे माँ बाप दूसरों के घर काम नहीं करते, सिर्फ आराम करते हैं। मेरे पिता गांव में सबकी सम्मान के नस्लों के प्रतीक है। एक अच्छे घर का दामाद है। अपर्णा अक्सर कहती, तुम थोड़े पैसे भेजते हो, तुम्हें ज़्यादा भेजना चाहिए ताकि तुम्हारे भाई बहनों को कमी न होती। मैं जो भी भेजता हूँ वो काफ़ी है और जो मेरे बस में है वो कभी कम नहीं होता। मेरा असली काम ये है कि स्वर्णा और अपर्णा को खुश रखूँ, क्योंकि ये मेरा असली घर है, यही मेरी दुनिया है। मुझे इस बात में खुशी होती है कि मेरी बेटी हीरो बाबा कहती, मेरी बीवी मेरी बातों पर मुस्कुराती। जब मैं रात को आता तो छोटी स्वरा दौड़कर गले लगती और मेरी दिन भर की थकान एक पल में उतरती। मैं और अपर्णा अक्सर रात को बैठकर चाय पीते और हैरान होते कि कैसे इत्तेफाक ने हमारी ज़िंदगी बदल दी। अपर्णा कहती कि दिन मेरे लिए एक चमत्कार था जब मैंने तुम्हें पार्क में स्वरा के लिए चुना, क्योंकि अगर उस दिन मैंने भुट्टे का ठेला ना लगाया होता, अगर मैं स्वरा को बचाने ना गया होता, अगर मैंने अपर्णा की आंखों में सम्मान ना देखा होता, तो शायद मैं आज भी सड़क किनारे अपनी किस्मत को कोस रहा होता। आज मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास परिवार, एक छत, एक इज्जत, एक पत्नी जो न केवल सुंदर है बल्कि वफादार भी, एक माँ है जो अब अपनी प्रार्थनाओं में मेरे लिए सुख सुविधाएं मांगती है, एक पिता है जो मेरी सफलता पर गर्व करता है, भाई बहन अपनी आदर्श मानते हैं, और सबसे बढ़कर एक परमात्मा जिसने मुझे मुकाम तक पहुंचाया, मुझे इस लायक बनाया कि मैं दूसरों की ज़िंदगी बेहतर करूं। यही सब तो चाहिए था इंसान को, और ईश्वर का शुक्र है मेरे पास ये सब है। अब मैं एक बेटे का पिता बनने वाला हूँ। स्वरा को छोटा भाई मिलने वाला है। दुआ कीजिए कि वो सुरक्षित और स्वस्थ दुनिया में आए।